विथ यू। हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर नंबर 18 ऑब्जर्विंग स्कोप टेलीस्कोप्स पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्काई एंड द स्पेस? क्या आप बता सकते हैं स्पेस और स्काई में क्या डिफरेंस है? एंड व्हाट इज मीन बाय द स्पेस ऑब्जर्वेशन? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? स्पेस ऑब्जर्वेशन क्यों ज़रूरी है? फ्रॉम द अर्ली डेज मैन हैज़ बिन क्यूरियस अबाउट द सन एज वेल एज द मून एंड द स्टार्स। काफ़ी टाइम पहले से इंसान यानी मानव बहुत क्यूरियस था सूर्य के बारे जानने के लिए, चंद्रमा के बारे में जानने के लिए, एंड द स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई, और रात में जब वो स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं। यूजिंग हिज बाउंडलेस इमेजिनेशन ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द स्काई एज ऑब्जर्व्ड बाय द नेकेड आई। ये जो उनकी बाउंडलेस इमेजिनेशन से, जिसको हम कभी बाउंड नहीं कर सकते, इससे वो समझना चाहता है कि जो स्काई है, जो आसमान है, वो देख सकता है नेक्ड आई से। ही नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द स्टार्स चेंज विद टाइम एंड हैड समथिंग टू विद द ऑकरेंस ऑफ सीजन्स। मैंने नोटिस किया है कि जो स्टार की पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है और सीजन्स में भी चेंजेस आते रहते हैं। एज अकॉर्डिंग टू सीजन्स स्टार्स में चेंजेस आते रहेंगे। As the knowledge of the cycle of the seasons was very necessary for agriculture, sky watching began to prove himself to him. The position of the constellation was useful to the sea gearers for the navigation. Men began to make the determined efforts to find the answers of these questions which arose out of the sky watching. But he did not have any equipment to get a closer view of a star on a planet in the sky. So इस चैप्टर में आज हम लोग इस चैप्टर का, इस वीडियो में क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर, एक टॉपिक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। एवरी वेव हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। हर वेव की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ रहेगी। आवर आइज कैन सी ओनली द लाइट विच हैव द वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। हमारी जो आइज है वो लाइट की अप्रॉक्सीमेट 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही देख सकते हैं हम लोग इजीली। सच लाइट इज कॉल्ड विजिबल रेडिएशन। इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशन। However, there are electromagnetic waves of wavelength other than the visible one, most of which we cannot see as our eyes are not sensitive to them. Study the following figure. 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9 meter, or 1 picometer is equals to 10 to the power minus 12 meter. Types of radiations on the wavelength. यहाँ पर हमको अलग अलग रेडिएशंस के टाइप बताया, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेज, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे, गामा रेज। सो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रहेगी लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर। माइक्रोवेव की वेवलेंथ रहेगी 0.3 mm टू 20 सेंटीमीटर। इंफ्रारेड वेवलेंथ फ्रॉम 800 नैनोमीटर टू 0.3 millimeter. Visible light rays. The wavelength of visible light rays is 400 nanometer to 800 nanometer, and X-ray 3 picometer to 300 picometer, and gamma ray shorter than 3 picometer. Of all of the above types, our eyes are only capable of seeing the visible radiation. Thus, we use a visible radiation telescope. Optical telescopes made from the regular lenses or the mirrors.
to see the variable radiations coming from the space. जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो रेगुलर लेंसेज से बना है, रेगुलर लेंसेज से भी या रेगुलर मिरर से, जो कि काम आता है जो रेडिएशन स्पेस से आती है हम उसको इजीली देख सकते हैं. However, many heavenly body emits the radiations other than the visible light. कई सारी heavenly body है जो रेडिएशन emit करती है. Thus, we need different types of telescope like the X-ray, gamma rays, and the radio telescope to receive such radiation and to study these sources. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं. अब हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं. मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर मेड विथ 2 or more lenses are as shown in the figure 18.1 and it to collect the maximum amount of light coming from the heavenly object. The objective lens should be made as large as possible. So, जितने भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वो 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज से बने हुए हैं, जैसे कि हमको इस पिक्चर में रखा है. सो मैक्सिमम, जिससे कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को कलेक्ट कर सकें जो कि किसी हेवनली ऑब्जेक्ट से आ रही है. द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल. सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बहुत बड़ी हो सकती है. यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव अ स्मॉलर लेंस शुड कॉल द आई पीस. सो जो लाइट यूज़ करती है वो बहुत छोटे से ऑब्जेक्टिव स्मॉल लेंस की होती है जिसको हम आई पीस बोलते हैं. प्रोड्यूस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स, जो कि इमेज की बहुत बड़ी, जो कि किसी भी सोर्स की बहुत बड़ी इमेज बताती है. लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन एज दे एंटर अ लेंस from the atmosphere and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called the refraction. जब लाइट रेस अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी लेंस में, जैसे ही घुसेगी एटमॉस्फेयर की वजह से जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शंस. Hence, some telescope are called the refracting telescopes. कुछ टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी होते हैं. We shall study the image formation by the lenses in the next standard. हम लोग इमेज कैसे फॉर्म होती है वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, यानी 10th स्टैंडर्ड में. So even though such a telescope is useful for the space observation, it presents certain difficulties. First, as you saw the above, if you wish to obtain a bright image of a source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. However, it is very difficult to make very large lenses. Also, large lenses are very heavy and tends to get distorted. Second, as the objective and the eyepiece are placed at the opposite end of the telescope, the length of the telescope also increases. With increase in the size of the lenses, and the telescope become difficult to manage. The image formed by the lenses have arrays of color. This is called the chromatic aberrations. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रेडियो टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. मैनी हेवनली ऑब्जेक्ट्स emits रेडियो वेव्स इन एडिशन टू विजिबल रेडिएशंस. सो कई सारे हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो रेडियो वेव्स को इमिट करेंगे. वी कैन नॉट सी द रेडिएशन विथ आर आइज़. हम अपनी आँखों से, नेक्ड आइज से हम इन रेडिएशंस को नहीं देख सकते हैं. Hence, a special type of telescope is used to receive this ray. So, एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप डिज़ाइन किया गया है जिससे हम इन रेस को रिसीव कर सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड अ रेडियो टेलीस्कोप.
It is made from one or more dishes of a particular parabolic shapes. As in the optical telescope, the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus. So ऑप्टिकल टेलीस्कोप में जो इंसिडेंट वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो भी डिश ली है उससे रिफ्लेक्ट होके फोकस पर कन्वर्ज करेगी. A radio receiver is placed at the focal point. जो रेडियो रिसीवर है वो फोकल पॉइंट पर प्लेस्ड है. The information guided by the receiver is passed on the computer which analyze it and construct an image of the source. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टेलीस्कोप्स इन स्पेस पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. विजिबल लाइट्स एंड द रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द हेवनली बॉडी इन स्पेस कैन पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रीच द अर्थ सरफेस. सो जो विजिबल लाइट है ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं और रेडियो वेव्स जो हेवनली बॉडी इमिट्स करेगी स्पेस में वो अर्थ एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी. सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप कैन erect on the surface of the earth. However, this earth-based telescope presents some problems in making the good quality observations. The visible light coming from a heavenly body has to pass through the atmosphere to reach the earth surface. So ये जो visible light है जो heavenly body से आ रही है उसको अर्थ का एटमॉस्फेयर पास करना पड़ता है तब जाके वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है. ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डिक्रीजेज. सो इस जर्नी में जो लाइट एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो इंटेंसिटी है लाइट की वो डिक्रीज हो जाती है. अ सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर. और जो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में भी चेंजेस आते हैं. दिस चेंजेस कॉजेज द टर्बुलेंस इन द एटमॉस्फेयर विच इन टर्न causes of the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image. Also, because of the sunlight, we cannot use optical telescope during the day. सनलाइट की वजह से हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज़ दिन में नहीं कर सकते. ड्यूरिंग द नाइट टू city lights and the cloudy weather can cause a difficulty in observing the heavenly body. और जब रात के टाइम पर जो स्ट्रीट लाइट जलती है और अगर क्लाउडी वेदर है तो उस वजह से भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हेवनली बॉडी को. टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स at uninhabited places. However, if we want to get rid of all the above problems completely, we should place a telescope above the Earth atmosphere in the space itself. This problem do not exist in the space and thus the image obtained by the space telescope would be bright and very clear and will remain at one place. Scientists have turned the idea into reality. सो साइंटिस्ट ने अपने आइडियाज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बेंगलुरु पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इंस्टीट्यूट वॉज established in 1969 with the aim of developing the technology for making and launching of the artificial satellites. ये इसरो जो है इसका इंस्टीट्यूट 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था. इसका मकसद था कि ये टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करता जाएगा जिससे कि ये नई आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करे. Till that, ISRO has successfully launched a large number of satellites. अभी तक इसरो ने कई सारी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करी है.
ISRO program is the foremost among the successful programs undertaken by the independent India. इसरो के कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि सक्सेसफुल रहे हैं. इस India's progress in the space science has played a big role in the national and the social development. इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्कोप करी है. स्पेस साइंस में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है. द इनसैट एंड द जीसैट series of the satellites support our telecommunication network, television broadcasting, and the meteorological services. It is because of them that the telephone, televisions, and the internet services are available everywhere in the country. The EduSat satellite in this series is used exclusively for the education. The IRS satellite series is used for the monitoring and the management of the natural sources as well as the disaster management. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक एस्ट्रोसैट पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इन 2015 Indian Space Research Organization (ISRO) launched an artificial satellite called AstroSat in space. 2015 में इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी जिसको नाम दिया एस्ट्रोसैट. दिस सैटेलाइट हैज़ द अल्ट्रावायलेट एंड द एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स. इस सैटेलाइट में अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप और एक्स-रे टेलीस्कोप्स एंड डिटेक्टर्स भी है. मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज इन दिस सैटेलाइट्स आर मेड इन इंडिया. इस सैटेलाइट में ज़्यादातर जो पार्ट है वो इंडिया में ही बने हैं. इट इज़ अ यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप ऑन द सिंगल सैटेलाइट. ये बहुत यूनिक सा सिस्टम है जिसमें अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप यूज़ हुए हैं सिर्फ सिंगल सैटेलाइट में. Indian scientists are studying various aspects of the universe using the data object with this telescope. जो यूनिवर्स है वो कई सारे डेटा को यूज़ कर रहा है जिससे कि इस टेलीस्कोप की हेल्प से यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके ला रहा है ये एस्ट्रोसैट. कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीस्कोप दैट वर्क इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप. तो कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें डेट वर्क्स इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द हबल एंड द चंद्रा टेलीस्कोप. आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो. और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.